वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टिया स्पीसीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम केयर। जो पीएम केयर्स फंड है उसके बारे में हम डिटेल पे डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये आपके पेपर 2 का भी एक पार्ट है, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियोस इसके पहले डाले हैं आप उनको एक बार जरूर देखिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके पेपर से ही रिलेटेड है। ऐसे कोई भी किसी भी टॉपिक पर उठाकर हम वीडियोस नहीं बनाते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएम केयर्स, सबसे पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री ने पीएम फंड बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी पीएम फंड मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1948 में उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी। कब की थी? 1948 में। 1948 में प्रधानमंत्री ने राहत कोष की स्थापना की थी। चलिए सबसे पहले तो हम इसके एक प्रस्तावना जो है, क्यों आखिर ये पीएम ने पीएम केयर फंड या रिलीफ फंड इस तरीके से क्यों बनाया। तो देखिए मानव सृष्टि के सृजन से लेकर अब तक कितनी आपदाओं का साक्षी रहा है। आपने कभी देखा होगा भुज में भूकंप आ गया, तो कभी तूफान आ गया, कितनी सारी आपदाएं हो ही रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मानव जाति ने हमेशा इससे निपटने के लिए एक सक्रिय भूमिका भी निभाई है। मानव इस समय भी कोरोना वायरस रूपी एक वैश्विक आपदा से निपटने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। मानव जाति अपना यह अमूल्य योगदान डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी, आवश्यक वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने वाले कर्मियों के रूप में अपनी अपनी सेवाएं दे रहा है। इन लोगों में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष योगदान ना करके अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक आपदा से या फिर इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय राहत कोष में अपनी क्षमता अनुसार दान कर रहा है, ठीक है। तो हम जो लोग दान करते हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति की या फिर जो इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी अपनी सेवाएं दे रहा है। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। आज विश्व में अधिकांश देश इस महामारी से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में इसका जो वायरस का प्रसार है रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था, लॉकडाउन के कारण देश के भीतर होने वाले आर्थिक समन्वय या फिर जो आर्थिक संकट उससे सरकार को होने वाला राजस्व, दोनों में ही काफी गिरावट आई है। और इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए पीएम मोदी हैं, उन्होंने पीएम केयर्स नामक कोष की स्थापना की और लोगों में अधिक दान देने की अपील की है, ठीक है। तो उसकी आज हम देख लेते हैं पीएम मोदी के समीक्षा जो केयर है उस समीक्षा किस तरीके से काम करता है और इसमें कौन कौन भागीदारी होते हैं। देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसका संचालन में उनकी सहायता करते हैं। मतलब इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना होता है। इसमें कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया जाता। इस कोष संसद निधि द्वारा नहीं किया जाता है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में बनाकर प्रधानमंत्री जी अथवा जो नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। 1985 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व नियंत्रण में ले लिया गया था और 1985 से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से धन का आवंटन व लाभार्थी के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री से हो रहा है, ठीक है। पर ये जो नया कोष बनाया है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके कार्य क्या क्या है, सबसे पहले हम कार्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का उपयोग प्रमुखतः बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे मारे गए लोगों, परिजनों की दुर्घटना और इनसे पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय चिकित्सा या गुर्दा रोग पर, कैंसर आदि जो भी गंभीर बीमारियां हैं, इनके उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। कोष में संचित समग्र निधि का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा
अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों से किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से ही वितरित की जाती है। मतलब ऐसे ही आप कोई भी गया और कोष से पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। और इस कोष में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब जो कैग होता है आपका, कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का अंकेक्षण नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका अंकेक्षण कैग के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट भी प्राप्त होती है ना, और इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को ने गुजरात में भूकंप, सुनामी, बुंदेलखंड सूखा या फिर बहुत सारे मुंबई आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर बाढ़ और जो भी इस तरीके की आपदाएं आई हैं वहां पर राज्यों में आर्थिक सहायता पहुंचाई है। इसके पहले भी हुआ है। अब हम बात करते हैं स्वीकार किए जाने वाले अंशदान के प्रकार, किस किस टाइप के अंशदान होते हैं, उनको कैसे कैसे स्वीकार किया जाता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में व्यक्ति और संस्था द्वारा केवल स्वैच्छिक अंशदान प्रदान किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसमें पैसे भरना ही भरना है, ये आपके स्वैच्छिकता पर डिपेंड करता है। उसके बाद सरकार के बजट स्रोत से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद विनाशकारी स्तर की प्राकृतिक आपदा के समय प्रधानमंत्री इस कोष में अंशदान करने हेतु अपील करते हैं। ऐसे सशर्त अनुदान जिसमें दाता द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं स्वीकार की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद 2019 के अंत तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 3,800 करोड़ रुपए का फंड शेष था, जो कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने नागरिक सहायता और आपातकाल की स्थिति के लिए भी इसमें लोगों से आह्वान किया। अब प्रधानमंत्री की जो नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष है, जो पीएम केयर है, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएम केयर फंड बनाया है तो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ताकि इसका अच्छे से कोरोना वायरस जैसी जो गंभीर महामारी जो हमारे देश में समस्या बनी हुई है उससे आसानी से लड़ा जाए। प्रधानमंत्री, देखिए इसमें कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होते हैं। इसके जो अन्य सदस्य होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इनको शामिल किया जाता है। इस ट्रस्ट में विज्ञान, स्वास्थ्य, विधि, सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों को बतौर मनोनीत किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस ट्रस्ट में विज्ञान, विधि, ट्रस्ट में धन का आवंटन, लाभार्थियों के चयन, निर्णय, ट्रस्ट के सदस्य व मनोनयन सामूहिक रूप से निर्णय के आधार पर होता है। इस ट्रस्ट में सरकार के बजट स्रोतों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान को स्वीकार नहीं किया जाता है। सिर्फ जो अपने स्वेच्छा से इसमें दान करते हैं वही इसमें स्वीकार किया जाता है। कंपनियों द्वारा किया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत इसमें वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब कोई भी कंपनी अगर दान करना चाहे तो जो कॉर्पोरेट अधिनियम 2013 उसके अधीन ही इसमें कुछ धाराएं हैं, उनके अंतर्गत इसमें वो अपना पैसा जमा करवा सकती है। पीएम केयर ट्रस्ट में पदेन सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति इसे एक विकेंद्रीकरण निकाय बनाकर जवाबदेही बनाती है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर आप एथिक्स का पेपर लिखते हैं तो वहां पर इसको आप कोट कर सकते हैं। इस ट्रस्ट में संसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना, एमपी लैंड्स फंड के द्वारा संसद सदस्य भी धन योजना अपना योगदान कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। अब जब हमने एमपी लैंड फंड्स की बात की ही है तो इसके भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एमपी लैंड फंड्स 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए थे। और ये क्या है, एक दिशा निर्देशों को संशोधित करते समय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा समितियों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग के जो कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सभी हितधारकों सुझावों और उसके विगत अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसका जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संसद सदस्यों को एक ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना है जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार उसे उनके स्थायी या सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकास कार्यों को सिफारिश कर सके। योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किए जाएं जो विकास मूलक, स्थानीय जरूरतों पर आधारित हो, जनता के उपयोग के लिए हो, हमेशा सुलभ हो। इस तरह की योजना इसके तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यय और अर्थात यदि कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होती है तो उसे आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशि में जोड़ दिया जाता है। इस समय प्रति सांसद या निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इस योजना के तहत संसद सदस्यों की भूमिका संतुष्टि परक है। वे संबंधित जिला प्राधिकारियों को अपनी पसंद के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जो संबंधित राज्य सरकार की स्थापित कार्यविधियों का पालन करते हुए इन कार्यों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। अब पीएम केयर फंड के कुछ आलोचक बिंदु हैं, इसमें भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, पीएम केयर ट्रस्ट के विलेख, उसके कानून व नियम, इसके तहत पंजीकरण संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरा, आलोचकों का एक वर्ग का मानना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की उपस्थिति के बावजूद पीएम केयर नामक एक नए ट्रस्ट की स्थापना का औचित्य अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जबकि पीएम केयर ट्रस्ट का संचालन किस मंत्रालय व किन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी कोई भी बात नहीं की गई है। पीएम केयर ट्रस्ट में विपक्ष के नेता, सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। पीएम केयर ट्रस्ट को इस क्षेत्र में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है। परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पर कार्य करते समय इसे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। तो देखिए, इस वैश्विक संकट की घड़ी में सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आत्मीय एकजुटता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। निसंदेह कोरोना वायरस के प्रसार से उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थापित किए गए पीएम केयर ट्रस्ट में पारदर्शिता का अभाव है, परंतु इस समय सरकार को अपना पूरा ध्यान इन समस्या के निदान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की खरीद, अधिक से अधिक टेस्टिंग सुविधा के उपलब्ध कराने तथा प्रभावी वैक्सीन के निर्माण के लिए दिशा में लगाना चाहिए। तो ये रहा हमारा पीएम केयर फंड। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।